हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ के आए हैं। आई होप सो आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ओके तो आज का हम नया टॉपिक करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, हम स्टेप करेंगे और डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हम यहाँ से कवर अप करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। प्लानिंग होता क्या है? बेसिकली प्लानिंग की जहाँ तक हम बात करते हैं तो प्लानिंग के अंदर हम इंक्लूड करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर जो हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं प्लानिंग के अंदर। सो अगर हम कोई भी टास्क की प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई भी रिसोर्सेज की प्लानिंग नहीं करेंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर रखे हैं, उसको हम इफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकते। सो ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लानिंग करते हैं वो एक ऐसा प्रोसेस होती है जहाँ पर राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल को हम राइट जॉब राइट टाइम पर हम सेलेक्ट करते हैं और जिसके थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट आउट करते हैं। तो वो होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ से नेम से ही डिनोट हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन बीइंग जो है और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्लानिंग करना। बेसिकली फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव और फीचर्स की। हम बात करेंगे क्या क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 1 इज अ फोरकास्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर प्लानिंग की एब्सेंस है सो ये डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना कि राइट टाइम पे आपको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, कॉप विद चेंज। कॉप विद चेंज का मतलब है कि यहाँ पर जो भी चेंज आता है उसको फेस करना। उसको फेस करने के लिए हमारी जो प्लानिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ जाता है, कंडीशन में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर चेंज हो जाता है, तो क्या हम उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? क्या वो हम चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर आता है कि जो प्लानिंग होती है वो चेंज को फेस करने के लिए भी हमारी हेल्प करती है। देन थर्ड वन इज एग्जिस्टिंग मैन पावर प्रोडक्टिविटी। एग्जिस्टिंग मैन पावर प्रोडक्टिविटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाय स्किल्ड लेवल, ट्रेनिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, तो क्या इतनी एजुकेटेड है कि आपके जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है? ठीक है। सो एग्जिस्टिंग जो मैन पावर है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने और मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी और कितने हमारे पास जो मैन पावर है वो स्किल्ड जो मैन पावर है वो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रमोट एम्प्लॉय इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि एम्प्लॉयज को प्रमोट करना एक सिस्टमेटिक मैनर में। जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है उस प्लानिंग के थ्रू आप प्रमोशन वगैरह करते हो, ताकि एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट फील होता है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ग्रो करती है। तो कुछ ये ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े, या फिर आप फीचर्स बोल सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम क्यों करते हैं। बेसिकली हमारे ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इसी के थ्रू हम प्लानिंग करते हैं। देन नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे, देखिए, सो इम्पोर्टेंस में हम पढ़ते हैं रेजिवोयर ऑफ टैलेंट। रेजिवोयर ऑफ टैलेंट के अंदर क्या आता है? यहाँ पे रेजिवोयर का मतलब होता है यहाँ पे संग्रह, संग्रह करना या कलेक्ट करना। टैलेंट को हम क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं एक जगह पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस को बुला रहे हैं तो उनके लिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर पीपल फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए लोगों को तैयार करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना, डेवलप करना, एडवांस में ही डेवलपमेंट करना, ताकि फ्यूचर की जो नीड है उनको फुलफिल किया जा सके, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किए जा सके। एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर लेके जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो, अगर एक्सपेंड होगा तो आपको स्किल्ड वर्कर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अब स्किल्ड वर्कर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के अंदर आपको पता लगेगा कि आपको कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो भी ये इंपॉर्टेंट रहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कट कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट रिड्यूस होती है। प्लानिंग जैसे ही करते हो कोई भी काम, अगर आप प्लानिंग के साथ करते हो, आपने अपना बजट प्रिपेयर किया है
हर एक डिपार्टमेंट का जो बजट है वो प्रिपेयर होता है, और विद इन अ बजट के अंदर रहकर जब आप काम करते हो तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट भी कम आती है। कोई भी काम जो है वो दोबारा दोबारा से होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड फिजिकल फैसिलिटीज सच एज कैंटीन, क्वार्टर, स्कूल, मेडिकल हेल्प एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी प्लान इन एडवांस। ये जो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इनकी एडवांस में ही प्लानिंग कर ली जाती है। नेक्स्ट है आपका सक्सेशन प्लानिंग। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि जो की पर्सन्स होते हैं, की पर्सन या फिर स्टार पर्सन आप बोल सकते हो कि स्टार यानी कि जो की पर्सन या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जगह पे रिप्लेस करने के लिए आप किस पर्सन को रिप्लेस करोगे, किस एम्प्लॉय को रिप्लेस करोगे, उसकी पहले से ही प्लानिंग करके चलना होता है आपका सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट बात करेंगे फिर हम यहाँ पे करते हैं हम क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 इज एनालाइजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी। देखिए हम एक्सप्लेनेशन के अंदर ही कर लेते हैं, यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली दिया हुआ है। सो आप डायग्रामेटिकली भी कर लेना, जो भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे जरूर मेंशन कर लेना, क्योंकि पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर में बहुत बार पूछा गया है, मोस्टली आ ही जाता है कि स्टेप बताइए। स्टेप आपको दे देते हैं, 3-4 स्टेप देते हैं, उसको सीक्वेंस में लगाइए। तो आप सीक्वेंस में तभी लगा सकते हो जब आपको पता होगा, आपने इनका जो कंटेंट है वो पढ़ रखा होगा। नंबर 1 आता है एनालाइजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। बिजनेस ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज को एनालाइज करना, सबसे पहले काम तो आपका यही रहता है कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है और आपके बिजनेस की पॉलिसी क्या है, उसको एनालाइज करना। तो उसको हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल जो स्टेप रहेगा एचआरपी प्रोसेस का वो रहता है आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो एचआर जो मैनेजर है वो एनालाइज करता है विजन और मिशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के अकॉर्डिंग तो प्लानिंग की जाएगी, आपका विजन और मिशन देखा जाएगा। ओके, सो कुछ आपकी जो पॉलिसीज है उसको क्रिएट किस तरीके से किया जाता है एचआर प्रोसेस, जैसे कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा, रिक्रूटमेंट का मतलब रिक्रूटमेंट आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी हो सकता है। ये सारा हम रिक्रूटमेंट का भी हम एक टॉपिक फर्दर करेंगे जो कि डिटेल से हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या होता है। आज जो हम कर रहे हैं बेसिकली एचआरपी कर रहे हैं, तो आप जो मोस्टली जो फोकस है वो एचआरपी पर रखिए, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और इजी तरीके से कवर अप करेंगे। जो रिलेवेंट कंटेंट है या फिर आप बोल सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है वो मैं साथ के साथ आपको बताते चलूंगी, तो आप नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। सेकेंड है फिर यहाँ पे द सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि क्या क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा। रिव्यू एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग जॉब रोल स्ट्रेटजी, adoption, downsizing, resizing to remain competitive, automation of the process and their impacts। तो ये कुछ पॉइंट्स है या फिर ये कुछ प्रोसेस है जो कि पॉलिसीज क्रिएट करते एक मैनेजर के द्वारा क्रिएट की जाती है पॉलिसीज। तो नंबर 1 पॉइंट यही रहता है, एनालाइज करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। नंबर 2, स्टडी एग्जिस्टिंग मैन पावर इन्वेंट्री। स्टडी एग्जिस्टिंग मैन पावर इन्वेंट्री आपका सेकंड स्टेप रहता है एचआरपी का, जहां पर हमने ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज को रीड आउट कर लिया है, हमें पता चल गई है। अब हम देखते हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग मैन पावर इन्वेंट्री कितनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टडी करते हैं वर्कफोर्स स्किल एंड कैपेबिलिटीज कितनी रहेगी। वी मस्ट फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंट स्टाफ कैन फुलफिल द फ्यूचर डिमांड। क्या आपका जो प्रेजेंट स्टाफ है वो फ्यूचर की डिमांड है क्या उसको फुलफिल कर पाएगा। तो हम कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय, एनालाइजिंग ऑफ द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एम्प्लॉय, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, अब्सेंटिज्म इन प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में जो आपके एम्प्लॉयज है उनकी क्या क्या क्रिएटिविटी रही है, अब्सेंटिज्म कितने रही है, प्रोडक्टिविटी क्या रही है, एलिजिबिलिटी फॉर द करंट एंड फ्यूचर जॉब प्रोफाइल एटसेट्रा। ये सब पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं जब हम स्टडी करेंगे एग्जिस्टिंग मैन पावर इन्वेंट्री की। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। फोरकास्टिंग करना यानी कि यहाँ पर क्या है कि एस्टिमेशन लगाना डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने मैन पावर की डिमांड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन दिस स्टेज वी कैन मेक प्रोजेक्शन रिगार्डिंग एडिशन ऑफ न्यू जॉब रोल, यानी कि जो नई जो जॉब रोल है वो क्या क्या रहेगा, क्या क्या एडिशन हुआ है, वैकेंसीज क्रिएट करना एंड प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ पीपल, यानी कि शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए पीपल की। Number and kind of personnel required for the production and management and right quantity of personnel to meet business long term goal। ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना जो कि लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट देखिए फिर
नेक्स्ट है फिर आपका टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। कौन कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हमें पता चलता है या फिर डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। नंबर 1 आ जाता है मैनेजरियल जजमेंट। मैनेजरियल जजमेंट के अंदर जो मैनेजरियल जो जजमेंट टेक्निक है वो बहुत ही कॉमन टेक्निक है आपकी, जो कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई की जाती है। ये आपकी जो अप्रोच चलती है, 2 टाइप की अप्रोच होती है, टॉप बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। जो बॉटम अप अप्रोच होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो 1 मिनट देखिए, जो आपकी बॉटम अप अप्रोच होती है, ये होती है आपकी बॉटम से अप तक जाएगी। बॉटम से अप तक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइन मैनेजर है वो सेंड करता है कि डिपार्टमेंट्स को कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, टॉप मैनेजमेंट को। जो यहाँ पे मैनेजर है वो करेगा सेंड टॉप मैनेजमेंट को कि कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट को। और नेक्स्ट होती है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्लानिंग करेगा और किसको बताएगा, यहाँ पे जो मैनेजर है डाउन में उसको बताएगा। वो होती है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। तो ये आपकी बेसिकली 2 टाइप की आपकी यहाँ पे अप्रोच रहती है। नेक्स्ट देखिए फिर आप वर्क स्टडी टेक्निक। देखिए वर्क स्टडी टेक्निक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। वर्क स्टडी टेक्निक के अंदर, वर्क स्टडी टेक्निक को हम वर्कलोड एनालिसिस भी बोलते हैं, कि जहां पर हम वर्कलोड का एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना वर्कलोड है वर्कर्स के ऊपर में। एस्टिमेट करना कि वर्कलोड को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर हम देखते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं टोटल प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी फॉर अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड आर प्रिडिक्टेड। एस्टिमेट लगाना टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कौन सी जो एक्टिविटी है फ्यूचर के अंदर परफॉर्म की जाएगी, प्रेडिक्टेड एक्टिविटीज या फिर प्रेडिक्टेड जो वर्कलोड है वो परफॉर्म किया जाएगा, वो आ जाता है वर्क स्टडी टेक्निक में। बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि वर्क के रिगार्डिंग स्टडी करना, उसके किस टेक्निक को आप अडॉप्ट कर रहे हो, उसी के रिगार्डिंग जो है वो मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी ये एनालाइज करना। नेक्स्ट आता है फिर रेशो ट्रेंड एनालिसिस। रेशो ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम एस्टिमेट लगाते हैं किसके बेसिस पर, प्रोडक्शन लेवल एंड नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल। प्रोडक्शन लेवल कितना रहेगा और नंबर ऑफ वर्कर कितने अवेलेबल है, इनका जो रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, वो होता है आपका रेशो ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर देखिए, इकोनोमेट्रिक मॉडल हम पढ़ते हैं, पेपर के अंदर ये मॉडल्स पूछे जा सकते हैं आपके। देखिए इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर हम पढ़ते हैं, ये जो मॉडल है आपका, ये आपका मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। और इस मॉडल के अंदर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं लाइक मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, और इंडिपेंडेंट लाइक सेल हो गया, टोटल प्रोडक्शन हो गया, वर्कलोड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट देखिए फिर डेल्फी टेक्निक, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट की बात कर लो, एचपीएससी पीसीटी की बात कर लो, तो बहुत बार कॉमर्स के अंदर बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है बहुत बार। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा ध्यान रखना और आप अपने नोट्स में भी हाईलाइट कर लेना। डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या होता है, बेसिकली डेल्फी टेक्निक आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक है, जो कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज को डिमांड होती है उसकी एस्टिमेशन करने के लिए यूज की जाती है। और इस टेक्निक के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो फुलफिल की जाती है, वो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं और एक्सपर्ट को भेज दिए जाते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं वो फेस टू फेस नहीं मिलते, बट जो अपना फीडबैक है वो समरी फॉर्म में या फिर रिपोर्ट की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर हुई है, ओके, यानी कि जो फैसिलिटेटर है उसके पास जो रिपोर्ट आई है, सभी पर्सन से जो रिपोर्ट आई है उसकी एक रिपोर्ट बनाई और वो फिर से सभी के पास भेज दी, जो सभी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनके पास भेज दी, ठीक है। जब तक उन सभी एक्सपर्ट का एक ओपिनियन नहीं आ जाता, तब तक वो जो रिपोर्ट है वो सभी एक्सपर्ट के द्वारा बार बार में भेजी जाती है, उसको हम बोलते हैं डेल्फी टेक्निक। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ इश्यू है, समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज है, तो आप हमें
कॉल कर सकते हैं 9812926011 पर। ओके, नेक्स्ट देखिए रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पढ़ते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस भी आपका एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि स्टैट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिलेशन देखते हैं बिटवीन अ प्रेडिक्टर एंड अ टारगेट, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हम डिमांड एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर फ्लो मॉडल। देखिए फ्लो मॉडल के अंदर हम पढ़ेंगे, फ्लो मॉडल आपका फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड आपका फोरकास्टिंग पर्सोनल लीड से, ये आपका कहलाता है आपका मार्कव मॉडल भी कहते हैं हम इसको, तो ये आप हाईलाइट कर लेना, आप अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लेना कि फ्लो मॉडल को हम मार्कव मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल के अंदर बेसिकली क्या होता है, इस मॉडल के अंदर टाइम को कवर किया जाता है कि शॉर्टर लेंथ में आप कितना जो एक्यूरेटली जो काम है वो कर सकते हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। एंड एस्टैब्लिश कैटेगरी आर कॉल्ड अ स्टेट, जो कैटेगरी जो अलग अलग एस्टैब्लिश की जाती है उसको इन्होंने बोला स्टेट बोला है, और हर एक एम्प्लॉय को असाइन किया जाता है वर्क। काउंट एनुअल मूवमेंट अमंग स्टेट्स, यानी कि जो मूवमेंट होती है, जो फ्लो होता है, उसको काउंट करना कि कितनी देर में आप काम कर सकते हो, कितनी देर में कर पाओगे, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, तो यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है कि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखिए अदर टेक्निक्स। अदर टेक्निक्स के अंदर आप पढ़ोगे, अदर टेक्निक्स में आ जाता है लाइक आपका लाइक डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यूजिंग बाय अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, और कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कैसी डिमांड फोरकास्टिंग यूज़ कर रखी है एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, तो वैसे ही आप कर सकते हो, तो ये भी आपका एक अदर मेथड होता है। ऑर्गेनाइजेशन कम सक्सेशन चार्ट, एस्टिमेशन बेस्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो ये सब जो सारी टेक्निक्स होती है वो डिमांड फोरकास्टिंग करने की टेक्निक्स होती है। होप्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं वो हम स्टेप के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा जो स्टेप है वो हम यूज़ करते हैं एचआरपी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अगर सप्लाई फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो सप्लाई फोरकास्टिंग में हम पढ़ेंगे, अब डिमांड के अंदर होगा कि कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, बट सप्लाई के अंदर हम पढ़ते हैं कि कितने मैन पावर को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोर्स क्या क्या हो सकता है सप्लाई के, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स हो सकती है, इंटरनल सप्लाई हो सकती है, और आपकी एक्सटर्नल सप्लाई हो सकती है। सप्लाई फोरकास्टिंग हेल्प इन एस्टिमेटिंग स्टाफ मिक्स फॉर फ्यूचर, हेल्प प्रिवेंट एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, जहाँ से आपका एक्सेस भी ना हो और आपकी शॉर्टेज भी ना हो, और एक प्लान्ड मैनर में एक प्रॉपर पोजीशन में आप जो एम्प्लॉयज़ है उनको आप पोजीशन अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन आप पोजीशन प्रोवाइड कर सको। अब यहाँ पे भी टेक्निक्स है, कौन कौन सी टेक्निक्स है देखिए पढ़ते हैं हम। यहाँ पे टेक्निक्स है सप्लाई फोरकास्टिंग की, स्टाफिंग टेबल। अब स्टाफिंग टेबल क्या होती है, लिख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, स्टाफिंग टेबल के बारे में लिखवा देती हूँ, थोड़ा नोट डाउन कर लेना। अ क्लियर ग्राफिकल व्यू ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल जॉब and the current number of employee at each job। स्टाफिंग टेबल के अंदर क्या होगा, ये ग्राफिकल व्यू होता है जहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल की जॉब को और करंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है आपकी जॉब पर, तो ये होता है आपका स्टाफिंग टेबल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए फिर सेकंड हम पढ़ते हैं मार्कोव एनालिसिस, हम पढ़ते हैं जो कि हम फ्लो चार्ट के अंदर भी पढ़ के आए हैं। मार्कोव एनालिसिस के अंदर परसेंटेज शो किया जाता है किसके रिगार्डिंग, एम्प्लॉय हु रिमेन इन ईच जॉब फॉर फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि एक ईयर से दूसरे ईयर में कितने परसेंटेज ऑफ
कितने परसेंट जो आपको एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या कम ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज शो किया जाता है, जिसको हम मार्को एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है फिर स्किल इन्वेंट्री। स्किल इन्वेंट्री के अंदर जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को, स्किल को, एबिलिटी को, एक्सपीरियंस को, करियर एस्पिरेशन को चेक करना कि करंट के जो एम्प्लॉयज़ है उनकी कितनी स्किल है उनके अंदर, और कितनी और स्किल की आपको रिक्वायरमेंट है। या फिर अगर हम बात करते हैं सप्लाई फोरकास्टिंग की, तो किन लोगों की आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ रहे हो, क्या उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी नॉलेज कैसी है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड ही आप एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हो, जब उनकी जॉब प्रोफाइल मैच करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। द नेक्स्ट देखिए रिप्लेस चार्ट। रिप्लेस चार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं हेल्प टू ड्राइव द प्रोफाइल ऑफ जॉब होल्डर डिपार्टमेंट वाइज एंड रिलीव दोज who could be used as replace whatever the need arise। रिप्लेसमेंट चार्ट के अंदर होता है कि कौन किसकी जगह पे रिप्लेस हो सकता है, या फिर एक रिप्लेसमेंट चार्ट होता है जहां से पहले से ही प्लानिंग कर रखी होती है कि अगर कोई भी पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है या फिर प्रमोशन हो जाता है, तो हम उसकी जगह पे किसको रिप्लेस करेंगे, किस एम्प्लॉयज को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो होता है आपका रिप्लेसमेंट चार्ट। नेक्स्ट आता है फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा परफॉर्मिंग गैप एनालिसिस। परफॉर्मिंग गैप का मतलब होता है कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई हुई, उसका जो गैप है उसको फुलफिल करना। अगर डेफिसिट है तो रिक्रूट करना, और अगर सरप्लस है तो उनको टर्मिनेटेड या फिर अवॉइड करना, या फिर आप लिख सकते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं। देन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग HRP। देन हम क्या करेंगे, जो हमने प्लानिंग की है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन केस ऑफ सरप्लस के अंदर होल्ड हायरिंग, रिड्यूस वर्क आवर्स, ऑफर वॉलंटरी रिटायरमेंट। सरप्लस है तो, और अगर डेफिसिट है तो रिक्रूट करेंगे नए एम्प्लॉयज़ को, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से काम कर रहे हैं उनको रखेंगे, ट्रांसफर करेंगे, प्रमोशन, ट्रेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एटसेट्रा। तो ये सारा जो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है HRP के बारे में, जो भी स्टेप रहेंगे, क्या क्या स्टेप रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर जो स्टेप से क्वेश्चन आया हुआ है, और एक दो टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। देन देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्लान, कैसे हम HR का जो प्लान है वो फॉर्मुलेट करते हैं। रिक्रूटमेंट प्लान होता है जहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्म है वो फील करे, और जिसके अंदर भी हाईएस्ट टैलेंट होता है, एबिलिटी होती है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। नेक्स्ट है रीडिप्लॉयमेंट प्लान के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोग्राम होता है ट्रांसफरिंग के लिए या फिर रीट्रेनिंग करना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की, कोई भी नई जॉब के लिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना या फिर रीट्रेन करना ही आ जाता है आपका डिप्लॉयमेंट प्लान के अंदर। नेक्स्ट देखिए रिडेंडेंसी प्लान के अंदर क्या पढ़ेंगे हम। रिडेंडेंसी प्लान के अंदर हम पढ़ते हैं the plan for retraining where this is possible and plan for golden shake hand retrenchment layoff etc। कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास सरप्लस में हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि फर्दर कभी भी अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम बुला लेंगे आपको, ठीक है, या फिर छटनी कर दी जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, टेम्परेरी तौर पर, जब आपको वहाँ से रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए ट्रेनिंग प्लान के अंदर होगा अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटी है या फिर स्किल्ड है वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग प्लान करना, यानी कि टाइम टू टाइम हर एक एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्टिविटी प्लान, यानी कि एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस तो नहीं है, और अगर रिड्यूस हो रही है तो किस तरीके से किसी भी एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। ओके, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की इंक्रीज होगी तभी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी। नेक्स्ट है फिर रिटेंशन प्लान, एक एम्प्लॉय को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करके रख सकते हो, उसको पॉलिसीज, डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज देके, कुछ अलाउंसेस देके, वर्किंग कंडीशन अच्छी देके, किस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ को मेंटेन कर सकते हो। कंट्रोल पॉइंट के अंदर आएगा यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आप लगा सकते हो यहाँ पे कि कोई डाइवेशन आता है, नेगेटिव डाइवेशन आता है, उसको करेक्ट करना, आपकी जो इन्वेंट्री मैन पावर जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज करे रिसोर्सेज का, वो आ जाएगा आपका कंट्रोल पॉइंट के अंदर। देन नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
6 पॉइंट आएगा यहाँ पे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दी, अपने जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगी, उसके बाद क्या करेंगे, वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम रखोगे, जहां से एम्प्लॉय जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखेगा, जॉब के बारे में सीखेगा। तो यहाँ पे आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग भी आपकी 2 टाइप की होती है, जनरल ट्रेनिंग एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ये आपके बेसिकली सेपरेटली लेसन रहेंगे या फिर टॉपिक रहेंगे, वहां पर हम करेंगे। यहाँ पर एक बार के लिए हम HRP से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो आप इसी से रिलेटेड पढ़िए यहाँ पे। नेक्स्ट है इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। देन लास्ट में हम करते हैं, फाइनल स्टेप रहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कि इवेल्युएट करना एंड कंट्रोल करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ एरर आ रहे हैं, तो उसको करेक्ट करना, करेक्ट करने के बाद दोबारा से इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट देखिए फिर, फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को? इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर में आ जाता है फोरकास्टिंग रिगार्डिंग बिजनेस एक्सपेंशन करना, मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है। एक्सटर्नल में आ जाते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डेमोग्राफिक चेंज, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन। ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आती है जब हम प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं या फिर जब हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो होता है हमारा अनसर्टेन होता है, तो इनएक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम रहती है, अनसर्टेनिटी की, लेक ऑफ सपोर्ट, नंबर ऑफ गेम्स, एम्प्लॉयर्स रेसिस्टेंट, लेक ऑफ पर्पस, टाइम एंड एक्सपेंस। ये सारे सब दे रखे हैं आपको, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में दे रखे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है HRP की प्लानिंग करते टाइम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।